साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास ये यूपीटीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखते हुए, चूँकि परीक्षा सन्निकट है और इसको ध्यान में रखते हुए यूपीटीजीटी पीजीटी पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आज होने वाली है। तो आइए देखते हैं हम आप कितने प्रश्न को सही करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1586 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1580 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1563 ईस्वी या डी है 1585 ईस्वी। अब आप इसमें बताइए कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। तो आप बताइए। तो अष्टछाप की स्थापना 1585 ईस्वी में हुई थी। अब दूसरा प्रश्न है कि मीराबाई को वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत लाने का प्रयास किसने किया। मीराबाई को वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत लाने का प्रयास किसने किया। जीव गोस्वामी ने किया, या कृष्णदास ने किया, या चतुर्भुज दास ने किया, या फिर रूप गोस्वामी ने किया। क्योंकि आप यदि डीपली पढ़ रहे हैं, परीक्षा को लेकर के वास्तव में गंभीर हैं, तो आपको ये प्रश्न वैसे बहुत डीपली तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो तैयारी अच्छी कर रहे हैं वही आप सफल भी हो पाएंगे। तो इसलिए आप इसको जो है देखें ध्यान से, फिर इसके बाद सोचें कि आंसर क्या सही है। इससे सरल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। तो मीराबाई को वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत लाने का जो प्रयास किया वो कृष्णदास हैं। कौन है? कृष्णदास। क्योंकि सबसे पहले मीराबाई को कौन मिले थे? तो जीव गोस्वामी मिले थे। इसके बाद फिर कृष्णदास ने ही इनको प्रयास किया था। फिर तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि रहीमदास की रचना खेत कौटुकम जातकम किस प्रकार की रचना है। रहीमदास की रचना खेत कौटुकम जातकम किस प्रकार की रचना है। तो इसमें नीति विषयक रचना है, या ज्योतिष विषयक रचना है, ये नीति विषयक है, या ज्योतिष विषयक है, या फिर श्रृंगार विषयक है, या फिर रीति विषयक है। अब आपको बताना है कि ये किस प्रकार की रचना है। तो रहीमदास की रचना खेत कौटुकम जातकम किस प्रकार की रचना है ये साथियों। तो ये एक ज्योतिष विषयक रचना है। आप अपनी तैयारी अपडेट करें और खूब लगन से निरंतर सतत लगातार कम से कम 5 से 6 घंटे बैठ करके आप पढ़ें, अध्ययन करें, तो ही हम आप परीक्षा में फाइट कर पाते हैं। अन्यथा चांसेस, क्योंकि लोग अभ्यर्थी बहुत हैं और सीटें कम हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, कि किस प्रकार की रचना में कृष्ण एवं राधा को प्रेम रूपी उद्यान का माली एवं मालिनी बताया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बार बार परीक्षा में आता रहता है। प्रेम रूपी उद्यान का माली एवं मालिनी बताया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि पहला ऑप्शन है प्रेम वाटिका है, अष्टयाम है, मदनाष्टक है, या नगर शोभा है। किसमें कृष्ण और राधा को प्रेम रूपी उद्यान का माली और मालिनी बताया गया है। आप बताइए इसमें कि कौन सी रचना है। मदनाष्टक है, या नगर शोभा है, या अष्टयाम है। तो कौन सी रचना ये आप बताइए। तो ये रचना है प्रेम वाटिका। ये भी प्रश्न बार बार बनता रहता है। तो प्रेम वाटिका में कृष्ण एवं राधा को प्रेम रूपी उद्यान का माली एवं मालिनी बताया गया है। अगला प्रश्न है पांचवा। इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि इसमें क्या है। इसमें है रीति काव्य। पांचवा प्रश्न है रीति काव्य शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है। रीति काव्य शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है। रीति काव्य शब्द के प्रथम प्रयोक्ता डॉक्टर नगेंद्र हैं, या रामचंद्र शुक्ल हैं, या जॉर्ज ब्राहम ग्रियर्सन हैं, या फिर डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त हैं।
आपको इसमें बताना है कि कौन से हैं रीति काव्य शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन हैं। तो आप बताइए, डॉक्टर नगेंद्र हैं या रामचंद्र शुक्ल जी हैं या कौन से हैं। तो इसमें हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। रीति काव्य शब्द के प्रथम प्रयोक्ता डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हैं। ये सब सारे क्वेश्चन मित्रों बार बार एग्जाम में बनते रहते हैं। इसी बात को ध्यान में रख करके हमने आज की प्रश्नोत्तरी में इन सब प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। तो आप इन प्रश्नों को यदि आप सॉल्व कर ले जाएंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा कि नहीं हमने पढ़ाई की है। अगला प्रश्न है, छठा क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि किसे माना जाता है। रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि किसे माना जाता है। तो इसमें देखते हैं कि कौन से रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि। पहला विकल्प है बृंद हैं, दूसरा मतीराम है, आलम, फिर दुजदेव। रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि किसे माना जाता है। तो आप बताइए कौन से हैं। तो इसमें दुजदेव हैं। ये दुजदेव हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कवि हैं रीतिकाल के। तो आप इनको पढ़ेंगे तो सारा तथ्य आपको पता चलेगा। तो रीतिकाल के अंतिम कवि कौन से हैं, दुजदेव हैं। अगला प्रश्न है सातवां कि रीतिकाल के अंतिम सूक्तिकार के रूप में किसे माना जाता है। रीतिकाल के अंतिम सूक्तिकार के रूप में किसे माना जाता है, ये सातवां क्वेश्चन है। अंतिम सूक्तिकार पजनेश को या निपसंभ को, बृंद को या देव को। अब आप इसमें बताइए कि रीतिकाल के अंतिम सूक्तिकार को किसे माना जाता है, आप इसको बताइए। तो रीतिकाल के अंतिम सूक्तिकार के रूप में जो है कौन से हैं, ये बृंद हैं। कौन, बृंद हैं। इनको ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि आठवां जो है कि रीतिकाल की वह कौन सी रीतिकाल की अंतिम रचना कौन है। आठवां क्वेश्चन है कि रीतिकाल की अंतिम रचना कौन सी है। रीतिकाल की अंतिम रचना कौन सी है, आपको बताना है कि रीतिकाल की अंतिम रचना कौन सी है। तो इसमें आप देखेंगे कि रीतिकाल की अंतिम रचना रसराज है या संग्राम सार है या पद्माभरण है या फिर रसरंग है। अब आप इसमें से बताइए कि रीतिकाल की अंतिम रचना कौन सी है। तो रसराज या संग्राम सार या पद्माभरण या रसरंग, कौन सी है ये रीतिकाल की अंतिम रचना। तो ये रसरंग है। ये ग्वाल कवि की रचना है रसरंग, क्योंकि ग्वाल कवि रीतिकाल के अंतिम कवि भी माने जाते हैं। तो इसलिए इनकी अंतिम रचना है। तो इसलिए ऑप्शन आपका डी सही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ये हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने विद्यापति की कितनी उपाधियों का उल्लेख किया है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप जो ये देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अक्सर ये जो है प्रश्न बनता रहता है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, जैसा कि मैंने कहा कि ये आधुनिक एकांकी के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने विद्यापति की कितनी उपाधियों का उल्लेख किया है। 14 का किया है या 22 का या 16 का या 13 का। तो आप इसमें देखिएगा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने विद्यापति की कितनी उपाधियों का उल्लेख किया है। आप इसको बताइए कौन सी 14 का किया है या फिर 16 का किया है या फिर 22 का किया है या फिर 13 का किया है, किसका किया है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने विद्यापति की 16 उपाधियों का उल्लेख किया है। आंसर आपका सी सही होगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने विद्यापति की 16 उपाधियों का उल्लेख किया है, ये सही है। अगला प्रश्न है 10वां। तो इसमें देखते हैं पृथ्वीराज रासो के लघुत्तम संस्करण में कुल कितने छंद हैं।
साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आप प्रश्न सतत निरंतर यदि आप अध्ययन में लगे हैं तो ही आप ये प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने वाले ऐसे स्टूडेंट ये प्रश्न इतनी सरलता से सही नहीं कर पाएंगे। और जो डीपली लगे हैं, गहराई से सतत लगातार निरंतर बैठ कर के 4 से 6 घंटा अध्ययन कर रहे हैं, ये वही स्टूडेंट या परीक्षार्थी इसको सही कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो में के लघुत्तम संस्करण में कुल कितने छंद हैं। इसमें 1300 छंद हैं या 3500 छंद हैं या 7000 छंद हैं या 16306 छंद हैं। कौन से हैं आपको बताना है। चूँकि पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण हैं, पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण उपलब्ध हैं। बृहद जिसमें 16306 हैं, ऐसे ऐसे 4 हैं। तो सबसे लघुत्तम संस्करण कौन सा है, जिसमें सबसे कितने छंद पाए जाते हैं? तो इसमें हम आप देखते हैं 1300 लघुत्तम, यानी ये चौथा संस्करण है, 1300 छंद हैं। ऑप्शन आपका ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां कि परमाल रासो का सर्वप्रथम प्रकाशन किस विद्वान ने किया। परमाल रासो का सर्वप्रथम प्रकाशन किस विद्वान ने किया? श्याम सुंदर दास ने किया, वाटरफील्ड ने किया, डॉक्टर वूलर ने किया या चार्ल्स इलियट ने किया। आपको बताना है कि परमाल रासो का सर्वप्रथम प्रकाशन किस विद्वान ने किया। तो ये आप बताइए। इसमें 11वां क्वेश्चन है, हम फिर से पढ़ रहे हैं। परमाल रासो का सर्वप्रथम प्रकाशन किस विद्वान ने किया? आप बताइए। श्याम सुंदर दास हैं या वाटरफील्ड ने किया या डॉक्टर वूलर ने किया या चार्ल्स इलियट ने किया। किसने किया है? तो इसमें चार्ल्स इलियट सही होंगे। चार्ल्स इलियट, इन्होंने इसका सर्वप्रथम प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि अगला प्रश्न क्या है। जो ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण ही हैं, इसमें एक भी प्रश्न आपको ऐसे नहीं पाएंगे। तो हम लोग अगर नेक्स्ट प्रश्न 12वें पे चलते हैं। देखते हैं प्रश्न क्या है कि बीसल देव का संपादन किसने किया। बीसल देव रासो, जिसका रचनाकाल 1155 ईस्वी है, इसका संपादन किसने किया? या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया या माता प्रसाद गुप्त ने किया, मोतीलाल मिनारिया ने किया या कर्नल जेम्स टाट ने किया। तो आपको बताना है बीसल देव रासो का संपादन किसने किया। तो बीसल देव रासो का संपादन किसने किया, आप बताइए। बीसल देव रासो का संपादन किसने किया? 12वां प्रश्न है ये। तो आप बताइए। माता प्रसाद गुप्त ने किया। बीसल देव रासो का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया। ऑप्शन बी सही है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। खुमाड़ रासो में कितने युद्धों का उल्लेख मिलता है। खुमाड़ रासो जिसका समय 9वीं शताब्दी है, तो कितने युद्धों का उल्लेख मिलता है? 52 युद्धों का, 26 युद्धों का, 24 युद्धों का और 28 युद्धों का। तो आपको बताना है कि खुमाड़ रासो में कितने युद्धों का उल्लेख मिलता है। तो खुमाड़ रासो में 24 युद्धों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। 52 तो परमाल रासो में है, तो इसलिए खुमाड़ रासो में 24 युद्धों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी सही इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। रास परंपरा की एकमात्र करुण रस प्रधान रचना कौन सी है। फिर से प्रश्न लीजिए कि रास परंपरा की एकमात्र करुण रस प्रधान रचना कौन सी है। तो संदेश रासक है या स्थूलभद्र रास है या चंदन बाला रास है या नेमिनाथ फागु है। वह कौन सी रचना है। रास परंपरा की एकमात्र करुण रस प्रधान रचना कौन सी है। फिर से सुन लीजिए आप। संदेश रासक है या स्थूलभद्र रास है या नेमिनाथ या चंदन बाला रास है या नेमिनाथ फागु है। तो रास परंपरा की एकमात्र करुण रस प्रधान रचना कौन सी है। चंदन बाला रास है, जिसका रचनाकाल 12वीं शताब्दी है। ये चंदन बाला रास
बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं, चूँकि परीक्षा सन्निकट है, अगले डेट पे। अब ये कोई निश्चित नहीं है कि हर बार ही परीक्षा आगे ही बढ़ती रहे, तो इसलिए हम आप अपनी तैयारी अपने स्तर से आप करते रहें और पढ़ते रहिए। ये प्रश्नोत्तरी सब सॉल्व भी करते रहिए और कमेंट में बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न सही किया। अगला प्रश्न है कि गोरखनाथ की सर्वमान्य समय सीमा क्या है। अगला प्रश्न है कि गोरखनाथ की सर्वमान्य समय सीमा क्या है। 9वीं शताब्दी है कि 11वीं शताब्दी है या 845 ईस्वी है या फिर 13वीं शताब्दी है। इसमें से गुरु गोरखनाथ की सर्वमान्य समय सीमा कौन सी है। तो 9वीं बताइए आप लोग, ये 9वीं शताब्दी है या 11वीं शताब्दी है या 845 ईस्वी है या फिर 13वीं शताब्दी है। तो गोरखनाथ की सर्वमान्य समय सीमा 13वीं शताब्दी मानी जाती है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन थिज्म के रचनाकार कौन हैं। महत्वपूर्ण रचना है ये आप जो है इसको पढ़ते होंगे, जानते होंगे और भी सोर्स आपके साथ पास में होंगे। तो इंडियन थिज्म के रचनाकार कौन हैं। मैकनिकाल या मोनियर विलियम्स या ब्रिग्स या बेस्कट। तो आप बताइए इंडियन थिज्म के रचनाकार कौन से हैं। इंडियन थिज्म के रचनाकार कौन हैं, मैकनिकाल हैं। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ये सारे क्वेश्चन लगातार बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने प्रश्नोत्तरी में इन प्रश्नों को शामिल किया है। अब अगला प्रश्न है, हम लोग देखते हैं हिंदी में रचित हिंदी की प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। मिश्र बंधु विनोद है, काव्य निर्णय है या शिव सिंह सरोज है या रस चंद्रोदय है। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए एक महत्वपूर्ण, आपको खुद एहसास होगा कि आप किस स्तर पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसको देखिए, आप इसको सही करिए कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो आप बताइए हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो मिश्र बंधु विनोद है या काव्य निर्णय है या शिव सिंह सरोज है या रस चंद्रोदय है। तो आप बताइए। तो हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज है या ठाकुर शिव सिंह सेगर द्वारा लिखा गया था 1883 ईस्वी में, इसका रचनाकाल है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि अमीर खुसरो ने अपनी किस रचना में हिंदी की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने, ये आदिकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, खास करके मनोरंजन और ढेर सारी युक्तियों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने दिल्ली के 11 शासकों का उत्थान पतन भी देखा था। आप पढ़ रहे होंगे तो जानते भी होंगे। तो प्रश्न है, अमीर खुसरो ने अपनी किस रचना में हिंदी की प्रशंसा की है। नूह सिपहर में की है या आज आवाज़ खुसरवी में की है या आशिक में की है या फिर नजराने हिंद में की है। तो आपको बताना है कि किस रचना में इन्होंने की है। अगला देखते हैं, तो इसमें किए हैं आशिक में अमीर खुसरो ने हिंदी की खुल करके प्रशंसा की है। तो अगला प्रश्न है, देखते हैं कि हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है। हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट को, प्रताप नारायण मिश्र को, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को या अंबिका दत्त व्यास को। अब आपको बताना है कि हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है। तो हिंदी का एडिशन इसमें किसको कहा जाता है, आप बताइए। हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है। और हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है, बालकृष्ण भट्ट जी को कहा जाता है। किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अब अंतिम प्रश्न है आज की इस वीडियो का। तो आप ये देखिए और बताइए कि किस कवि ने ग्रामीण संस्कृति को हेय दृष्टि से देखा, यानी उपेक्षित दृष्टि से देखा है ग्रामीण कल्चर संस्कृति को। तो आप बताइए कि किस कवि ने ग्रामीण संस्कृति को हेय दृष्टि से देखा है। तो इसमें घनानंद ने देखा है या बोधा ने या फिर सेनापति ने
या फिर बिहारी ने। अब आप इसको बताइए कि किस कवि ने देखा है। तो रीत काल के ये एक बड़े कवि हैं जिनका नाम बिहारी लाल जी है। इन्होंने ग्रामीण संस्कृति को हेय दृष्टि से देखा है। तो साथियों, ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में अवश्य बताइएगा, और ये भी देखिएगा कि आपके कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। इस प्रश्न को जो है आप सॉल्व करेंगे तो जानेंगे कि यदि आपने 15 प्रश्न से ऊपर सही किया है तो भी आपकी पढ़ाई अच्छी है। और यदि 20 में ही भी सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं तो आप अपनी पढ़ाई सतत लगातार जारी रखिए। 15 प्लस वाले भी ठीक हैं और उसके नीचे वाले भी पढ़ते रहिए, चरइए तम चरइए, बैठने का नाम नहीं है। आगे बढ़िए, पढ़िए, मेहनत करिए। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर हम एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।